चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, प्लेस मिक्स में पढ़ना है मीनिंग, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइस मिक्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी कौन सा मिक्स, माफी चाहते हैं, प्लेस मिक्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 3 टॉपिक्स जो हमारे सिलेबस में है। इसके अंदर हमारे सिलेबस में क्या क्या है आओ जरा देखो। इसके अंदर सिलेबस में है मेरे भाई मीनिंग इसका, फिर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मीनिंग पढ़ना है, फिर पढ़ना है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा हमें पढ़ना है साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इतनी चीजें हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़नी है बेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स मीनिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, distribution of products, distribution of products to make them available, to make them available, to make them available to customers for purchase and consumption, for purchase and consumption, for purchase and consumption। आगे पढ़ने जा रहे हैं हम लोग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना। ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, तो मतलब तुम्हें ये चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बस पता होना चाहिए। चॉइस का अगला टॉपिक है। तो सबसे पहला होता है, सबसे पहले होते हैं हमारे पास जीरो लेवल चैनल, इसको बोलते हैं अपन डायरेक्ट चैनल। जीरो लेवल चैनल ये होता है मैन्युफैक्चरर से शुरू और कस्टमर पे खत्म, सीधा मैन्युफैक्चरर कस्टमर को सामान बेच दे रहा है, उसे बोलते हैं अपन जीरो लेवल चैनल और डायरेक्ट चैनल। दूसरा लेवल ऑफ चैनल होता है वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर देन रिटेलर देन कस्टमर, मैन्युफैक्चरर रिटेलर फिर कस्टमर, इसे बोलते हैं अपन लोग वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल। फिर आते हैं हम लोग टू लेवल चैनल के ऊपर। इसके बाद ये भी सिखाएंगे कि ये है क्या बेटा, टू लेवल चैनल। तो तुमको पता है मैन्युफैक्चरर फिर होलसेलर फिर रिटेलर फिर आता है कस्टमर। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर फिर कस्टमर, और आखिरी सबसे बड़ा लेवल चैनल होता है उसको बोलते हैं थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल, थ्री लेवल चैनल। इसके क्या होता है, मैन्युफैक्चरर फिर एजेंट एक नया आदमी, फिर होलसेलर रिटेलर कस्टमर। जल्दी से जरा ये टेबल बनाओ सभी के सभी बच्चे, जल्दी से इसकी टेबल बनाएंगे। सब बताऊंगा स्वरांगी, जल्दी से पहले बनाओ।
अब देखो, यहां से एक बात समझनी है कि जीरो लेवल चैनल किस तरह के कंपनी अपनाती है। जिनके गुड्स ड्यूरेबल होते हैं और कस्टमर्स लार्ज नंबर पे होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर बाटा कंपनी शूज डायरेक्टली सेल करती है अपना स्टोर खोलकर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि तुम्हारे घर में एक्वागार्ड का फिल्टर सीधा कंपनी वाले बेचते हैं, यूरेका फॉर्ब्स। क्लियर? जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, कंपनी का सामान ड्यूरेबल है, वहां पर जीरो लेवल चैनल इस्तेमाल करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बाटा लिख दिया यहां पर। समझ में आ रही है बात? अब वन लेवल चैनल किस तरह के कस्टमर्स के लिए जरूरी होता है? जैसे कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज की डेट में बीच में केवल एक ही मिडिलमैन रखती हैं, जिसको रिटेलर बोलते हैं। वो सामान सीधा आपको बेचता है। जैसे आप देखो ना, आज के डेट में अगर आप चाहो कि जैसे टाटा की कार खरीदनी है, तो लखनऊ में टाटा गोल्ड रश करके एक शोरूम है। तो वो शोरूम क्या है? वो शोरूम किस तरह का एक्ट कर रहा है? वो शोरूम एक्ट कर रहा है रिटेलर के लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिख दूं जो बल्कि प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वहां पर एक मिडिलमैन यूज किया जा रहा है, रिटेलर। समझ में आ रही है आपको बात? फिर आते हैं अपन लोग टू लेवल चैनल पर। और टू लेवल चैनल क्या होता है ना, टू लेवल चैनल वहां पर इस्तेमाल किया था जो एफएमसीजी सेक्टर है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जहां पर साबुन, तेल, कंघी, शैंपू बेचा जाता है। वहां पर टू लेवल चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज हर मोहल्ले गांव में एक एक होलसेलर, एक एक रिटेलर बैठा है जो अपने अपने लोकेलिटी के कस्टमर्स को बेच रहा है सामान। जहां पर जो टिकट साइज है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो बहुत कम होती है और वो रोज रोज सेल करना पड़ता है। वहां पर टू लेवल चैनल इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल के लिए मैंने एफएमसीजी गुड्स लिख दिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। एक बच्चा पूछा, जो कार रिटेलर होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं? वो कंपनी से मार्जिन लेते हैं बेटा, हर कार पर। लिख लिया? अब सुनो भाई, लास्ट लेवल ऑफ चैनल क्या है? थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल में क्या होता है? एक एजेंट, जब जहां पर होलसेलर, जो मैन्युफैक्चरर होता है, सॉरी, जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो बर्डन लेना चाहता ही नहीं है। वो कहता है यार हमने सामान बना दिया, अब हमको नहीं होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर से पैसा लेने का हमको झाम नहीं लेना। वहां पर वो पूरा पूरा सामान एक साथ एक एजेंट को बेच देता है और वो एजेंट आगे सामान बेचता रहता है। क्लियर है? उस केसेस में थ्री लेवल चैनल इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में काफी कम यूज होता है थ्री लेवल चैनल। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? हाँ, जनरली फार्मर्स। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अब अगले टॉपिक पर आ रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, सबको समझ में आ गया है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो चार लेवल है, ये तीनों सबको समझ में आ गया है। अब आते हैं चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 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 थ्री लेवल का एफएमसीजी सेक्टर लिखवाया था देवांश। चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये काफी बड़ा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट भी है यहां से, तो थोड़ा ध्यान रख के ये पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर लास्ट टॉपिक रहेगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की क्लास में हो सकता है हम लोग पूरा पूरा आपका प्लेस मिक्स खत्म कर पाए। टॉपिक बड़े हैं इसलिए क्लासेस ज्यादा लग रही हैं इसमें, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, बाकी सिलेबस इससे सब छोटे हैं। ठीक है, चलो भाई, सबसे पहले पे आते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स लिख लो। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। अब देखो, प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर क्या पढ़ना है? सबसे पहला
यूनिट वैल्यू। सबसे पहला क्या पढ़ना है अपने को? यूनिट वैल्यू। लिखो, कॉस्टली प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट चैनल। कॉस्टली प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट चैनल। ज्वेलरी, तनिष्क अपने शोरूम खुद खोल रहा है, किसी के भरोसे नहीं बेच रहा मेरे भाई कि होलसेलर रिटेलर बगल की दुकान में मिल रहा हो, ऐसा नहीं है। कॉस्टली प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट चैनल। फिर लिखेंगे लेस कॉस्टली, लेस कॉस्टली लॉन्गर चैनल। तो तुम ये एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं तुमको शॉर्ट में तुम्हारे नोट्स का काम करा रहा हूं ये। तो प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर यूनिट वैल्यू के हिसाब से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे सिलेक्ट करना है, ये समझ में आ रहा है। अगर हम वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो महंगा है, एग्जांपल ज्वेलरी, उस केस में हम डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे प्रोडक्ट्स जो बेच रहे हैं जो लेस कॉस्टली, जैसे डिटर्जेंट, सोप्स और ये सब, उस केस में हम लोग लॉन्गर चैनल यूज कर सकते हैं। लॉन्गर चैनल आपको पता है, ठीक है? समझ में आ रही है सभी को बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? साथ में अगर इतना इतना लिख के चलोगे तो आपको रिवीजन के टाइम पर काफी हेल्प मिलेगा। फिर आते हैं पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी मतलब जो समय के साथ प्रोडक्ट्स खराब हो जाते हैं, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। पेरिशेबिलिटी, अगर गुड्स पेरिशेबल हैं, गुड्स आर पेरिशेबल, शॉर्टर चैनल। नॉन पेरिशेबल गुड्स, लॉन्गर चैनल। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सलीम साहब। नॉन पेरिशेबल को अपन ड्यूरेबल भी बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स दोनों के दोनों समझ में आ रहे हैं। तीसरे पे आते हैं, बल्क एंड वेट। बल्क एंड वेट, बल्क एंड वेट। हेवी प्रोडक्ट्स, हेवी प्रोडक्ट्स, शॉर्टर चैनल। लाइट प्रोडक्ट्स, लॉन्गर चैनल। बात समझ में आ रही है सभी को? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बल्क एंड वेट के हिसाब से भी अगर बहुत भारी भारी बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं तो वहां पर डायरेक्ट चैनल होता है, कंपनी सीधा आके फिट कर देती है। और कुछ छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स वगैरह बेचने हैं तो उसके लिए लॉन्गर चैनल इस्तेमाल होता है। जैसे टायर खरीदने हो तो बगल की दुकान से खरीदते हैं ना, जहां पर भी एक रिटेलर की दुकान है वहां से। लेकिन पूरा पूरा अगर तुमको ट्रक का इंजन खरीदना हो तो वो दुकान में नहीं मिलता बगल में, वो कंपनी से सीधा मंगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। जो मैंने आप लोग को नोट्स देना शुरू किया है उसमें मैंने केस स्टडीज भी दी हैं, तो कोशिश करके वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोनों चैप्टर की दे रखा है मैंने नोट्स, मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स दोनों। बाय संडे या बाय मंडे ट्यूसडे तक सारे चैप्टर्स का दे देंगे आपको नोट्स, ठीक है? स्टार्ट स्टडिंग। उसमें एमसीक्यू भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, अलोंग विद आंसर्स भी हैं, केस स्टडीज भी हैं। इससे तुम जान ले लोगे क्या बे, ठीक है? स्टैंडर्डाइजेशन। लिखो भैया, अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है मतलब ब्रांडेड है तो वो लॉन्ग चैनल से भी सेल किया जा सकता है। वो लॉन्ग चैनल से भी सेल किया जा सकता है। अगर प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, कस्टमाइज है,
तो उसे हम शॉर्ट चैनल से सेल करते हैं। किसी कंपनी या किसी बंदे के या किसी कस्टमर के हिसाब से टेलर मेड प्रोडक्ट बनाया है तो वो लॉन्गर चैनल से सेल नहीं होगा। एक बच्चा बोला है सर क्वेश्चन आंसर को याद करना है। नहीं बेटा, पढ़ ही लो तो बहुत है, याद नहीं करना है। और कोशिश करो उसके प्रिंट्स निकलवा लो तो तुमको इजी होगा थोड़ा सा पढ़ने में, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है मंगू भाई? आगे बढ़ूं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट टेक्निकली कॉम्प्लेक्स है, टेक्निकली कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट चैनल। और अगर टेक्निकली कॉम्प्लेक्स नहीं है उस केस में लॉन्ग चैनल इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे लेट्स से वो बड़ी बड़ी फोटोकॉपी या प्रिंट वाली मशीन्स होती हैं, उसको चलाने के लिए एक बंदा आता है सिखाने के लिए, तो वो हमेशा कंपनी से खरीदते हैं। मुझे नहीं समझ में आया मंगलम तुम्हारा एग्जाम्पल? नोट कर लिया? समझ में आई बात यहां तक? बढ़े आगे। अब आते हैं, ये प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स पढ़े, अब आते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स पढ़ने के लिए। अभी केवल हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा है, चॉइस ऑफ सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, 4 हैं। अगले पर आते हैं मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स। हाँ मंगलम, ठीक है। अभी मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, सबसे पहला नेचर ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ मार्केट, नेचर ऑफ मार्केट। देखो भैया, कस्टमर मार्केट, कस्टमर मार्केट, लॉन्ग चैनल, कस्टमर मार्केट, लॉन्ग चैनल, इंडस्ट्रियल मार्केट, शॉर्ट चैनल। इंडस्ट्रियल मार्केट, शॉर्ट चैनल। सबको क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात? एकदम सेट। दूसरा, साइज ऑफ मार्केट, साइज ऑफ मार्केट मतलब कितने बंदे प्रोडक्ट कंज्यूम करने के लिए हैं, साइज ऑफ मार्केट, साइज ऑफ मार्केट। फ्यू कस्टमर्स, फ्यू कस्टमर्स, डायरेक्ट चैनल, मेनी कस्टमर्स, लॉन्ग चैनल। ये शॉर्ट शॉर्ट नोट समझ में आ रहा है ना आपको? याद रहेगा आखिरी तक। जितना भी नींद आ रही है पढ़ते समय, कोई बात नहीं, पढ़ लो बेटा, ये आखिरी के दिन है, आपको यही मदद कर देंगे। सबसे ज्यादा नंबर वाला लाने वाला चैप्टर सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, इट्स ओके, हो जाएगा, हम होंगे कामयाब, कर लेंगे हम। बढ़े आगे। थर्ड है ज्योग्राफिकल सिचुएशन, ज्योग्राफिकल
सिचुएशन, geographical situation, geographical situation. अगर कस्टमर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, उस केस में शॉर्ट चैनल, और अगर स्कैटर्ड है तो लॉन्ग चैनल. तो उसको कैसे लिखें हम लोग? बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ लिमिटेड एरिया, उस केस में शॉर्ट चैनल या डायरेक्ट चैनल. और बायर्स आर स्कैटर्ड, तो उस केस में लॉन्ग चैनल. हाँ ईशान, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं ना, इसलिए डायरेक्टली जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा यार. अगले पर आ जाएं. नेक्स्ट है साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर. साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर. साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर. अगर इस केस में देखो, अगर स्मॉल साइज एंड फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स, उस केस में होता है लॉन्ग चैनल. मतलब लोग थोड़ा थोड़ा सामान खरीद रहे हैं लेकिन जल्दी जल्दी खरीद रहे हैं, उस केस में लॉन्ग चैनल. और लोग इनफ्रीक्वेंट है, जल्दी जल्दी नहीं खरीद रहे हैं और सामान बल्क ऑर्डर्स में खरीद रहे हैं, उस केस में शॉर्ट चैनल. मतलब लार्ज साइज एंड इनफ्रीक्वेंट ऑर्डर. लार्ज साइज एंड इनफ्रीक्वेंट ऑर्डर, उस केस में शॉर्ट चैनल या डायरेक्ट चैनल. बात समझ में आ रही है? अब जाके खत्म हुए तुम्हारे 2 पॉइंट. अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, और अब पढ़ा उसके बाद मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स. अब पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स. कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स. कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स. कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स. बॉस, ये कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. सलीम साहब आ रहे हैं उसके ऊपर. ठीक है, पहला लिखते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. अगर किसी कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, अगर किसी कंपनी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, तो ये करती है शॉर्ट चैनल. मतलब फाइनेंशियली स्ट्रेंथन कंपनी है, वो खुद का चैनल सेट कर लेती है. और वीक फंड्स लॉन्ग चैनल. जैसे बाटा कंपनी के पास बहुत पैसा है, तो वो खुद के स्टोर सेटअप कर देती है पूरे वर्ल्ड में, खुद ही बेच रही है सीधा. आते हैं उसके बाद डिजायर ऑफ कंट्रोल. अगला पॉइंट है बच्चा, डिजायर ऑफ कंट्रोल. डिजायर ऑफ कंट्रोल. अब देखो कंपनी क्या सोचती है ना, दो तरह की कंपनी है.
वो चाहती हैं मार्केट में उनका टाइट कंट्रोल रहे ओवर द अमाउंट ऑफ गुड्स दे आर सेलिंग इन द मार्केट। तो अगर चाहती है टाइट कंट्रोल तो डायरेक्ट चैनल, और अगर उनको इस अगर टाइट कंट्रोल नहीं चाहिए, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं फोकस करना है कि हमारा कितना सामान मार्केट में गया है, उस केस पे इनडायरेक्ट चैनल या लॉन्गर चैनल। टाइट कंट्रोल तो ये डायरेक्ट चैनल, एल्स लॉन्गर चैनल। और लास्ट है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। हाँ, एमसीक्यू बेस आएंगे, ये जैसे चैप्टर खत्म करूं ना उसके क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर दो, केस बेस आएंगे, यहां से केस बनता हुआ दिखेगा तुमको इस पर्टिकुलर चैप्टर से बेटा। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, देखो, लार्ज आउटपुट एंड वाइड प्रोडक्ट रेंज, मतलब खूब सारा प्रोडक्ट इनका बन रहा है और बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उस केस में डायरेक्ट चैनल। जारा, H&M इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ज्यादा सामान और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइन, उस केस में डायरेक्ट चैनल, एल्स एल्स लॉन्गर चैनल। क्या यहां तक बात समझ में आई है तुम्हें? सलीम साहब शायद मैंने गलती से गलत बोल दिया उस टाइम पर, ठीक है, जो लिखवाया है वो ठीक है। आगे बढ़ूं, अब आ रहे हैं फोर्थ टॉपिक पर, इसी के अंदर मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स। ये स्कूल में जब पढ़ाया जा रहा था तुम सो रहे थे, मुझे पक्का यकीन है, और आज भी सो रहे हो। मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स, लेकिन जब इसको रिवाइज करोगे ना, और जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स देख रहे हो मेरे, ये बड़े हेल्प कर जाएंगे आपको। मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स, मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स। सबसे पहला अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अगर 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 हाँ 4 पॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो सारे। अगर मिडिलमैन इजीली अवेलेबल है तो वहां पर लॉन्गर चैनल, और अगर इजीली अवेलेबल नहीं है तो वहां पर डायरेक्ट चैनल। तो अगर लिखे हम लोग मिडिलमैन आर इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, तो यहां पर लॉन्गर चैनल। नॉट इजीली अवेलेबल तो उस केस में डायरेक्ट चैनल। समझ में आ रही है बात? अगले पॉइंट पर आते हैं। एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स, अगर मिडिलमैन तैयार नहीं है किसी कंपनी के साथ काम करने में, ठीक है ना, मिडिलमैन कह रहा है कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो उस केस में है डायरेक्ट चैनल। और अगर मिडिलमैन को कंपनी की पॉलिसी समझ में आ रही है तो इनडायरेक्ट चैनल मैं लिखवा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं तुमको 2-3 पॉइंट और। फिर लिखो सर्विस, सर्विस, कुछ मिडिलमैन ऐसे होते हैं जो कंपनी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, पैसा लगा देते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स में, तो उस केस में कंपनी लॉन्गर चैनल को प्रेफर करती है।
और अगर मिडिलमैन पैसा नहीं लगा सकते, कोई एक्स्ट्रा सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहां पर डायरेक्ट चैनल पे चली जाती है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, पेप्सी एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट चैनल पर चलती है, क्योंकि लोग पेप्सी का सामान खरीदने के लिए जो मिडिलमैन हैं वो एडवांस ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब अपना पैसा पेप्सी को दे देते हैं कि भैया प्रोडक्ट बनाओ, उसी पैसे से कम पेप्सी प्रोडक्ट बनाती है, मतलब उसके एडवांस ऑर्डर्स हैं, मिडिलमैन पैसा लगाने को तैयार है। ठीक है, सर्विसेज समझ में आ रहा है? तो जो मिडिलमैन एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस केस में कंपनी इनडायरेक्ट चैनल यूज करती है, एल्स डायरेक्ट चैनल यूज करने लगती है। और एक पॉइंट और पढ़ लो, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, इस पर हिट कर सकते हैं आपको। लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो लीगली कंपनी डायरेक्ट सेल नहीं कर सकती है, उसके लिए मिडिलमैन को लेना ही पड़ेगा बीच में, जैसे कि लिकर शॉप्स। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट आप टेंडर निकालेगी, लोग भरेंगे, उसके बाद ही लिकर शॉप्स खुलेंगी। तो उस केस में कंपनी इनडायरेक्ट चैनल को ही प्रेफर करेगी, डायरेक्ट चैनल का अपनी खुद की दुकान नहीं खोलेगी, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने लाइसेंस शॉप्स निकाल रखी हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये 4 पॉइंट पढ़ लेना, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। और अगर जग रहे हो तो आगे कंटिन्यू करूं, और सो रहे हो तो बोल दो आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। देखिए, एक बार बुक रीड करो। अगर जग रहे हैं तो थम्स अप करें, और सो रहे हैं तो थम्स डाउन करें। जग रहे हैं, जग रहे हैं, जग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चे। ठीक है आयुष भैया, ठीक 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 ठीक। अगला टॉपिक आते ही आपको और मर जाएंगे, आप मरने वाली स्थिति पे पहुंच रहे हैं हम लोग। हैंड डालेंगे सभी लोग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा, अगर इसके पहले लास्ट से नहीं पिच गई तो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो भैया, सीरीज ऑफ, मीनिंग इसकी लिख रहे हैं पहले, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड activities, series of interrelated activities involved in the movement, involved in the movement of goods so that they are available, so that they are available at right time and at right place. Series of interrelated activities involved in the movement of goods so that goods are available at right time and at right place. इसको बोलते हैं अपन लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। लोग आगे चल के ना इसमें एमबीए भी करते हैं, इस चीज को बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, इसके अंदर 4 पॉइंट है जो हमें पढ़ने हैं, और इस 4 पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ना है। नंबर 1 है वेयर हाउसिंग। हमको वेयर हाउस को कैसे सेलेक्ट करना है, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। हाँ भाई 6 बजे छोड़ दूंगा, पता है ये स्पेशली क्लास है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा इन्वेंट्री कंट्रोल,
इन्वेंट्री कंट्रोल, और चौथा है ऑर्डर प्रोसेसिंग। चौथा है ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब बात समझना है कि एक कंपनी है, उसको वेयर हाउस सिलेक्ट करना है कि तो वो कैसे डिसीजन ले कि यार मैं वेयर हाउस खुद का बनवा लूं कि रेंट पे ले लूं, या कैसा वेयर हाउस बनवाऊं, मुझे कैसे, मेरा प्रोडक्ट कैसे है, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। इस तरह के डिसीजंस कंपनी को लेने पड़ते हैं। तो क्या फैक्टर्स हैं जो कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए वाइल सिलेक्टिंग अ वेयर हाउस, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और देखते हैं वेयर हाउसिंग की अगर हम बात करें, केवल वेयर हाउसिंग की, तो इस केस में क्या लिखने जा रहे हैं जरा ध्यान से देखना। 4 लाइनें लिखूंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा वेयर हाउसिंग के अंदर। लिखो, फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड, फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड, factors which should be considered, factors which should be considered in deciding location of warehouse, in deciding location of warehouse, in deciding location of warehouse। सबसे पहले नंबर ऑफ मार्केट्स टू बी सर्व्ड, number of markets to be served, location of production centers, मतलब जो गुड्स के जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितनी दूर है वहां से, कितनी मार्केट से वहां पर सामान जाना है, जो प्रोडक्शन सेंटर है वो हमारे वेयर हाउस से कितना दूर है, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड। एंड लास्ट है क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड। क्वांटिटी टू बी स्टोर्ड। तो आपसे हद से हद क्वेश्चन यही पूछेंगे कि वेयर हाउसिंग क्या होता है और कैसे वेयर हाउस सेलेक्ट करने के लिए कंपनी को डिसीजन लेना चाहिए। और बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चन डीपली नहीं पूछा जाएगा आपसे, याद रखिए। लास्ट ईयर तक तो सिलेबस में भी नहीं था।